किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम जो जानकारियां इकट्ठी करके आपकी सेवा में आए हैं, वो जानकारी है टपका सिंचाई के बारे में कि जो सब्जियों का उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें अगर हम टपका सिंचाई का इस्तेमाल करें तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चर्चा हमारी रहेगी सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में, और इसके साथ साथ हम आपका मनोरंजन तो करावेंगे ही करावेंगे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो सब्जियां हैं इसमें कितना योगदान है कि अगर हम टपका सिंचाई को अपना लें। टपका सिंचाई एक वो जरिया है, एक वो तरीका है कि जिसके जरिए सीमित जल होने के बावजूद और सीमित सिंचाई के साधन होने के बावजूद भी हम अगर टपका सिंचाई को अपना लें तो ये जो पानी की जो कमी है इसके साथ हम बड़ी आसानी के साथ अपनी फसलों को बेहतर तरीके से पाल सकते हैं, बेहतर तरीके से हम फसलें उगा सकते हैं। और बूंद बूंद का जो कीमत है, कहते हैं ना पानी की तो बूंद बूंद कीमती है, उस बूंद बूंद की कीमत जो है बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल होती है। तो ये टपका सिंचाई जो है इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि इसको ड्रिप सिंचाई विधि भी इसी का नाम है। और इस प्रणाली में पौधों का जो आकार देख के, प्रकार देख के, पौधे की किस्म देख के, आयु के हिसाब से किस स्थान पे ले रहे हैं हम फसल, उसकी मिट्टी को देख करके और वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के और फिर पौधों की असली मांग कितनी है पानी की, उसके हिसाब से पानी की सही मात्रा और सही समय पर पौधे की जड़ क्षेत्र में इस विधि में दी जाती है। और इस विधि में पानी की बूंदों का नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है, वो ड्रिपर्स की मदद से होता है, इसलिए इसको टपका सिंचाई विधि कहते हैं। तो इस विधि में जल स्रोत से जोड़ते हुए पीवीसी की जो मुख्य पाइप है या जो सहायक पाइप है वो पूरे खेत में हम बिछा देते हैं, और सहायक पाइप से लेटरल पाइप यानी कि शाखा वाली पाइप लाइन जो है वो ज़मीन के ऊपर फैला देते हैं, और इन पाइपों पर ड्रिपर्स लगा देते हैं। इनसे पौधों के जड़ क्षेत्रों में सीधे पानी की बूंदें निकलती हैं और भूमि तथा स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार फिर जो पानी जो है वो पौधे तक पहुंचता है ड्रिपर्स के जरिए। ड्रिपर की पानी के बहाव की गति की दर पौधे की पानी की ज़रूरत के हिसाब से 2 से 10 लीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यानी कि पानी कितना पहुंचाना है हमने पौधे पे, वो सारा का सारा कंट्रोल ये ड्रिपर्स के ज़रिए इस विधि में हो जाता है। तो बड़ी कमाल की विधि है ये जो ड्रिप या टपका सिंचाई जो विधि है। ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल में कामयाब है। तो ये जो फसलों की अब बात अगर आई है तो सब्जियों में टमाटर की फसल है, बैंगन की फसल है, मिर्च है, भिंडी है, तरबूज है, प्याज, आलू भी और अगेती फूल गोभी भी,
इन सब का जो उत्पादन है उसमें टपका सिंचाई विधि का इस्तेमाल करके हम एक तो पौधे और फसल बहुत अच्छे तरीके से पाल सकते हैं, दूसरा हम पानी की हमें लागत कम लगानी पड़ेगी। तो अगर ये जो विधि है इसके बारे में अगर किसी भी किसान भाई का विचार बनता है तो इस विधि के अपनाने के लिए, इस विधि को अपने खेत में लगवाने के लिए हम नज़दीक के कृषि विकास अधिकारियों से, उद्यान विकास अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वो फिर इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। तो जहाँ तक बात है इसके लाभ की कि इसका क्या लाभ है, इसके लाभ की अगर बात करें तो एक तो कम पानी का और सही प्रयोग करके और सब्जियों का उत्पादन बड़ी सफलता से कराया जा सके, और अन्य सिंचाई साधनों की तुलना में अगर हम देखें तो इस विधि में सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये कि टपका सिंचाई प्रणाली से सब्जियों और उनकी किस्मों के अनुरूप अन्य सिंचाई प्रणालियों की जो तुलना है उनसे ज़्यादा तो उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता के फल मिलेंगे, फसल की अगेती पैदावार भी प्राप्त हो जाती है। और क्या फ़ायदा है, टपका सिंचाई से सिंचाई करने में एक ये फ़ायदा भी है कि कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और चाहे हम फसल को पानी रात में दे लें, किसी भी टाइम दे लें, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथा फ़ायदा इसमें यह है कि ज़मीन उबड़ खाबड़ हो, ज़मीन क्षारीय हो, बलुई हो, कैसी भी मिट्टी हो, तो उनमें सिंचाई करके और सब्जियों का उत्पादन हम कर सकते हैं। ये बूंद बूंद सिंचाई विधि जो है क्षार युक्त धरती में, क्षार युक्त पानी में भी लाभदायक सिद्ध हुई है। ऐसा वैज्ञानिकों ने अपने खोज के दौरान पाया है, अपने प्रयोगों के दौरान पाया है, क्योंकि लवण सिंचित भीगे जड़ क्षेत्र के बाहरी किनारे पर इकट्ठे होते रहते हैं और जड़ क्षेत्रों में लवणों को, विशेष रूप से क्लोरीन को जो है वो कम हो जाता है उनका खपत। और अगर हम बात करें कि भाई खाद कितना लगेगा, तो रासायनिक खाद भी सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग में जब हम करते हैं तो उर्वरक की जो क्षमता है, वैसे पानी में तो ज़्यादा लगते हैं खाद, लेकिन अगर हम टपका सिंचाई प्रणाली को अपना रहे हैं तो फिर उर्वरकों की भी कम मात्रा इस्तेमाल होती है। कह लो कि 30 से लेकर और 60% तक कम रासायनिक खाद इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो बचत होगी। और एक तरीका और भी है कि बचत होगी, जिस तरीके से कि भूमि विकास और भूमि समतल करने में जो खर्चा करते हैं हम, उसको भी कम कराया जा सके अगर हम ये जो है ड्रिप सिंचाई विधि को अपनावें तो, क्योंकि इसमें नालियों की और डोल बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और इस प्रणाली से सिंचाई करने पे एक भूमि जो है वो मुलायम रहती है, सतह पर करड़ी परत नहीं बनती, और खरपतवारों पे भी 50 से लेकर 60% तक अंकुश लग जाता है। भूमि का कटाव भी नहीं होता, प्रदूषण भी रुक जाता है, और इसके साथ साथ भूमि में जलमग्नता या सेम का असर भी नहीं होता। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस विधि के बारे में, इसको अपनाने के बारे में, इस विधि से फायदा उठाने के बारे में जरूर सोचें। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया? बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं।
परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तोड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और भाइयों, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं ये रागनी, जिसको आवाज़ दे रहे हैं गुलाब सिंह और इनके साथी।
जपन ने हो रहा था ने दिखे दीवे सस्ते गाम के गोरे पहुंच गया फिर गुजर ला गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया न्यू बाज ककरी नमस्ते फिर बैठक के माँ पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते और साल है पानी भर के लाई साल है पानी भर के लाई नु अदा दिखाएगी पट्टी सपने में साले ने मेरी खाट बिछाई साले ने मेरी खाट बिछाई कर दिया बहुत निराला काट के जूती बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा ईंधीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साला परी की नजर पड़ी मैं खा के पड़ा त्योहारा और दूध में मीठा कम लग गया दूध में मीठा कम लग गया खान की मारी फाकी सपने में खातिर आया बुलावने रोटियां खातिर आया बुलावने नाई तावड़ करके सासू बैठ जमावन लगी जड़ में रोटी धर के फिर गाल दिया जी पूरा में साड़ी में आगे फिर के और सहज सहज में लग गया खावने थोड़ा थोड़ा डर के सहज सहज में लग गया खावने और ठेकिया पछे झांक रही थी ठेकिया पछे झांक रही वाली पुतक सखी सपने में ससुराल निकल गया बांध के साफा साड़ी आगे के लकड़ की करगी हेरा फेरी ऊट मटीला मेरा करगी ऊट मटीलावा मेरा करगी
चाल चले हथ फेरी जुती ठाके न्यो बोली पे बहु बनूंगी तेरी जुती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी जुती ठाके न्यो बोली में और मेरे संग तन पड़े काटनी मेरे संग तन पड़े काटनी खेती खड़ी थी पाटी सपने में। तो ये थे गुलाब सिंह और इनके साथी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं भाइयों। एक तो मौसम के बारे में जानकारी दे दें आपको कि आज तापमान अधिकतम रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होया। आसमान में बादल छाए रहे। इसी तरह कल के तापमान के बारे में उम्मीद है कि कल का तापमान बढ़ेगा। ये अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने की संभावना है। कल के किसानवाणी कार्यक्रम के बारे में अगर जिक्र करें तो कल हम किसानवाणी के अंक में 2 जानकारियां लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होंगे। एक तो हम चर्चा करेंगे कल स्वच्छ दूध उत्पादन के लाभों के बारे में, और दूसरी चर्चा करेंगे आज की नसीहत शीर्षक के तहत कृषि में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में। तो इन दो विषयों पे कल हम चर्चा करेंगे। और अब हम क्या करें, अब हमने करनी है एक और बातचीत आपके साथ में, एक और जानकारी आपके साथ साझा करनी है। और वो जानकारी है कि जो सरसों की फसल है, आप जानते हैं कि सरसों की जो फसल है तो इस फसल की जो पैदावार है वो हरियाणा में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका कारण और भी बहुत सारे कारण हैं कि हम कम बीज बोते होंगे, कम जगह का उपयोग करते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक कारण ये भी है कि जहाँ हम सरसों बोते हैं और वहाँ जो खरपतवार हैं वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं खरपतवार, और जिसकी वजह से फसल में कहीं 10% से लेकर के और कहीं 60% तक का पैदावार में भारी नुकसान होता है। तो जिन भाइयों ने सरसों की फसल बोई है, कोशिश करें कि निराई गुड़ाई करें और खरपतवारों को नष्ट करें। ये तरीका सदियों पुराना है, आज भी कारगर है, आगे भी कारगर रहने वाला है। खुरपे से, कसी से, कसौले से, व्हील एंड हो, हाथों से, किसी भी तरीके से हम जो है इनमें से कोशिश करें कि खरपतवारों को अपनी फसल में से निकालें। और जो चौड़ी कतार वाली फसलों में तो कल्टीवेटर चला करके भी खरपतवारों को नष्ट कराया जा सके। और निराई गुड़ाई से तो खरपतवारों का तो नियंत्रण होता ही होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है निराई गुड़ाई का कि जो पौधे की जड़ हैं उनको भी हवा मिल जाती है और जो खेत में नमी है वो बरकरार रहती है। और जब खेत में नमी बरकरार रहेगी तो उस खेत में फसल की पैदावार अच्छी होती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि निराई गुड़ाई करना हर जगह संभव नहीं, हर समय पर संभव नहीं। कहीं मजदूरों की कमी है, कहीं मजदूरी की लागत ज़्यादा है, कहीं खेत में बेटैमी बरसात आ गई तो मौसम में निराई गुड़ाई भी फिर ऐसे मौसम में फिर संभव नहीं बन पाती। और आम तौर पे देखा गया है कि खरपतवार फसल से पहले उग जाते हैं और फसल के अंदर एक से अधिक बार उगने वाले या अलग अलग खरपतवारों के कारण फिर निराई गुड़ाई भी बार बार करनी पड़ती है। ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करने से फिर जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाती है। तो फिर इस वजह से क्या है कि खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो रासायनिक खरपतवार नाशकों के जरिए ही करना पड़ता है। तो फिर क्या करें, खरपतवार नाशक ले लें, पेंडीमेथालिन, इसको स्टाम्प भी कहते हैं, स्टाम्प 30cc। इसकी 1.25 लीटर से लेकर 1.5 लीटर मात्रा 1 एकड़ फसल में बिजाई के तुरंत बाद इस्तेमाल करने से बहुत सारे जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। और खरपतवार नाशक जो पेंडामेथालिन का छिड़काव करते समय खेत में उपयुक्त नमी हो, ये बात ज़रूर ध्यान में रखें।
और प्रयोगों में ये भी पाया गया है कि सरसों में घास जाति वाले जो खरपतवार हैं उनको आइसोप्रोट्रान या प्यूमा पावर या टॉपिक खरपतवार नाशक को बिजाई के 30 से 35 दिन बाद अगर छिड़काव कर दें तो भी ये जो खरपतवार हैं इन पर नियंत्रण हम पा सकते हैं। ज़्यादातर तिलहनी फसलें बरसात पर निर्भर हैं। अधिक बरसात की दबी हुई नमी में खासकर रबी मौसम की बीजी जाती हैं ये फसलें तिलहनी। तो ऐसी स्थिति में खेत की ऊपरी सतह सूखी रहती है, इसलिए ज़मीन पर डाली जाने वाली खरपतवार नाशक रसायन की जो सिफारिश है, जहाँ नमी नहीं है तो फिर वहाँ तो जो सूखी ज़मीन है उस पर तो फिर ये दवाई भी असर नहीं करती। तो इसलिए ये जो है ना, जब बोवें तो बोने से कह लो कि 7 से 10 दिन पहले डाल के मिट्टी में मिला करके और बहुत सारे खरपतवारों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि समय समय पे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में रहें और नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें। इससे आपकी जो फसलें हैं वो अच्छी रहेंगी और कम लागत के साथ आप अच्छा मुनाफा कमाने की स्थिति में भी रहोगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो आज के किसान वाणी कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। धर्मवीर भाई को दो इजाज़त। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।